नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो एक लुढ़कती गेंद हो या आसमान में उड़ता हवाई जहाज, आखिर चलती क्यों है? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इन्हीं बुनियादी नियमों को समझने वाले हैं जो तय करते हैं कि दुनिया में हर चीज क्यों और कैसे चलती है। ये सवाल सुनने में जितने आसान लगते हैं ना, उतने हैं नहीं। सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों और विचारकों का सिर चकराया है इन सवालों ने। मजे की बात तो यह है कि गति का ये इतना बड़ा रहस्य, इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा हुआ है। अच्छा, एक बात सोचिए। सदियों तक ये माना जाता था कि किसी भी चीज की जो असली मतलब नेचुरल स्टेट है वो है आराम। और ये बात सुनने में सही भी लगती है ना? किसी गेंद को लुढ़का दो, वो थोड़ी देर बाद अपने आप रुक ही जाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये विचार, जैसा कि बाद में पता चला, असल में अधूरा था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस बड़ी खोज की तरफ जिसने मोशन यानी गति को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट कर रख दिया। और यहीं पर एंट्री होती है न्यूटन के पहले नियम की। ये नियम बड़ा सीधा सा है। ये कहता है कि चीजें थोड़ी जिद्दी होती हैं, मतलब वो जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर चल रही है तो बस चलती ही रहेगी, एक ही स्पीड में, एक ही दिशा में, जब तक कि कोई बाहरी ताकत आकर उसे छेड़े नहीं। और चीजों की इसी आदत को, अपनी हालत में बदलाव को रोकने की इसी जिद को साइंस की भाषा में कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। हर चीज की जिद यानी जड़त्व एक बराबर नहीं होता। ये सीधा सीधा जुड़ा है उसके वजन से, या कह लें कि उसके मास से। जैसे एक हाथ गाड़ी है, उसका मास कम है तो उसका जड़त्व भी कम है, उससे धक्का देना कितना आसान है। दूसरी तरफ है एक पूरी ट्रेन, जिसका मास बहुत बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है उसका जड़त्व भी जबरदस्त होगा और उसे हिलाना लगभग नामुमकिन। ये अनुभव तो हम सबने किया होगा। चलती बस में बैठे हैं और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है। क्या होता है? हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये वही जड़त्व है जो काम कर रहा है। बस तो रुक गई, लेकिन हमारा शरीर वो अपनी पुरानी स्पीड में ही आगे बढ़ती रहना चाहता है। अच्छा, जड़त्व को समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है ये सिक्का और कार्ड वाला खेल। सोचिए, एक ग्लास के ऊपर कार्ड रखा है और कार्ड के ऊपर सिक्का। अब जैसे ही हम कार्ड को तेजी से फ्लिक करते हैं तो क्या होता है? सिक्का अपनी जगह पर ही रहना चाहता है, अपने आराम वाले जड़त्व की वजह से। और नतीजा, कार्ड गया और सिक्का सीधा ग्लास के अंदर। ठीक है, तो पहले नियम से ये तो साफ हो गया कि किसी भी चीज की गति को बदलने के लिए एक बाहरी फोर्स यानी बल की जरूरत पड़ती है। पर सवाल ये उठता है कि इस बदलाव को, इस फोर्स को हम नापेंगे कैसे? यहीं से कहानी दूसरे नियम की तरफ बढ़ती है। इसे समझने के लिए हमें एक नए कॉन्सेप्ट को जानना होगा, संवेग या मोमेंटम। ये असल में किसी चलती हुई चीज की ताकत को नापता है, और इसमें सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि उसका वजन यानी मास भी मायने रखता है। सोचकर देखिए, एक धीरे धीरे चलता हुआ भारी ट्रक और एक बंदूक से निकली तेज रफ्तार गोली, दोनों का असर कितना जबरदस्त हो सकता है। यही संवेग है। तो दूसरा नियम बस यही कहता है कि जो बल हम लगाते हैं वो सीधा सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि किसी चीज का संवेग कितनी तेजी से बदल रहा है। मतलब जितना ज्यादा बल लगाएंगे, संवेग में बदलाव भी उतनी ही तेजी से आएगा। और बस इसी एक लाइन से हमें मिलता है फिजिक्स का शायद सबसे मशहूर फॉर्मूला, F = ma, यानी फोर्स बराबर है मास गुणा एक्सेलरेशन के। ये फॉर्मूला हमें किसी भी बल को नापने का एक पक्का, एक सटीक तरीका देता है। इस फॉर्मूले में फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे महान वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन ही कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो एक न्यूटन बस उतना फोर्स है जितना 1 किलो की किसी चीज को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार देने के लिए जरूरी होता है। दूसरे नियम का एक बेहतरीन उदाहरण क्रिकेट के मैदान पर देखने को मिलता है। जब कोई फील्डर तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो वो अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? वो ऐसा करके गेंद के संवेग को 0 पर लाने का टाइम बढ़ा देता है। और जब टाइम बढ़ जाता है तो संवेग के बदलने की दर कम हो जाती है, जिससे हाथों पर लगने वाला बल यानी चोट काफी कम हो जाती है। तो हमने देख लिया कि फोर्स से क्या होता है, पर अब आता है तीसरा नियम, जो इस पूरी पहेली का आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। ये नियम बताता है कि असल में कोई भी फोर्स काम कैसे करता है। ये नियम कहता है हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फोर्स कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा जोड़ी में आता है।
अगर कोई एक चीज दूसरी चीज पर धक्का लगाती है तो दूसरी चीज भी ठीक उसी वक्त पहली चीज पर उतना ही धक्का लेकिन उल्टी दिशा में लगाती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्शन और रिएक्शन वाले बल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल हमेशा दो अलग-अलग चीज़ों पर लग रहे होते हैं। बंदूक का उदाहरण इस बात को एकदम साफ कर देता है। बंदूक गोली को आगे की तरफ धकेलती है, ये हुआ एक्शन। और ठीक उसी पल गोली भी बंदूक को पीछे की तरफ उतना ही धक्का देती है, ये हुआ रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम कंधे पर झटके या रिकॉइल की तरह महसूस करते हैं। और ये नियम, ये तो हर जगह है। जब हम चलते हैं तो असल में हम जमीन को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं और बदले में जमीन हमें आगे धकेलती है। एक रॉकेट वो तेजी से गैस नीचे फेंकता है और वही गैस रॉकेट को ऊपर उठा देती है। हर एक्शन के लिए हमेशा एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता ही है। तो चलिए अब इन तीनों नियमों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर मोशन की पूरी कहानी कैसे बयां करते हैं। तो एक नज़र में देखें तो पहला नियम हमें बताता है कि मोशन बदलने के लिए एक फोर्स क्यों चाहिए, यह है जड़त्व। दूसरा नियम बताता है कि उस फोर्स को कैसे नापा जाए, यह है F = ma। और तीसरा नियम बताता है कि हर फोर्स का एक पार्टनर होता है, यानी एक्शन और रिएक्शन। सोचिए कितनी कमाल की बात है ये। सिर्फ ये 3 सीधे साधे नियम और इनसे हम एक गेंद फेंकने से लेकर अंतरिक्ष में घूमते ग्रहों तक की चाल को समझ सकते हैं। यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। तो अब जब हम इन नियमों को जान गए हैं तो इन्हें अपनी जिंदगी में काम करते हुए कहां-कहां देख सकते हैं। अगली बार जब कार में सफर करें, कोई खेल देखें या बस यूं ही चल रहे हों तो इन नियमों के बारे में जरूर सोचिएगा। ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो हर पल, हर जगह हमारे आसपास की दुनिया को चला रही हैं।